प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ला 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 ला, तुमको एक शख्स याद आएगा। प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी का चैन ला 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 ला, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुश आमदीद। ये है विलिंग वेज का फोरम। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी। अभी आपको ज़बरदस्त, मज़ेदार, पुरजोश और बहुत सारी उसमें बद्दुआएँ थीं, मगर बहुत ही सुरीले अंदाज में और नादिया शेख जो हैं गा रही थी, बहुत ही प्यारा, मज़ेदार। अब मैं हैरान हो रहा था कि हालांकि इसके जो बोल हैं उनमें सारा कि भाई तुम्हें एक शख्स याद आएगा, तुम्हारा दिल जलेगा, शम्मा ये हो जाएगी, महबूब जुदा हो जाएगा, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। सोच बड़ा मज़ेदार उसकी जो थी ना, सारी कॉम्पोजिशन वो बड़ी मज़ेदार थी। हमारे साथ वसीम मज़हर अली ख़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया ऑन द कीबोर्ड। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात रहती है विलिंग वेज के फ़ोरम पे और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे बातचीत करते हैं और कोशिश ये होती है कि ज़िंदगी में कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई बेहतरी लाई जाए इस तौर कि देयर कैन बी अ डिफरेंस। मैं आपको थोड़ा सा आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के मुतालिक भी बताता चलूँ। हम जो प्रोग्राम्स करने वाले हैं, मंडे को वॉक योर टॉक इस प्रोग्राम का नाम है, उसमें हम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें हमारे दिमाग में कोई बात फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते हम। मिसाल उसकी ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, और अगर वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, उसमें गियर जो हैं आपको ख़ुद चेंज ना करने हो, बल्कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद होती है जो कि गियर्स बदलने में मुआवनत करती है, मदद करती है। चे जाए कि आप कोई बात सोचें, कोई ख्याल आपके जहन में आए और फिर आप कोई कदम उठाना चाहें, कोई एक्शन करना चाहें तो आप कर ना पाएं, बल्कि वहीं आप फंस जाएं। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है गाड़ी की सही काम नहीं कर रही। इंसान के दिमाग में ये सिलसिला कहाँ होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस सेरूलियस। बड़ा मुश्किल सा नाम है, मगर दिमाग के गहराइयों में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है कि जैसे भी हम जो भी कई सारी सोचें हमें आ रही हैं, कई ख्यालात आ रहे हैं, मगर उनको फ़िल्टर करके बड़े आराम से हम अगले ख्याल पे चले जाते हैं, अगली सोच पे चले जाते हैं। और न्यूक्लियस सेरूलियस के साथ जुड़ा होता है पूटामेन, ये भी एक दिमाग का हिस्सा है। ये दोनों मिलकर कहीं पे भी जो है फंसने नहीं देते ख्यालात को। बिल्कुल उसी तरह जैसे गियर बड़े आराम से चेंज होते हैं, चाहे जाए कि आप चला रहे हो स्टिक शिफ्ट, यानी जिसमें खुद हाथ से आपने गियर बदलना होता है, तो उसमें आप एक ही जगह पे ज़ोर लगाए जा रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने एक्सेलरेटर पे भी पाँव रखा है, गाड़ी आपकी घूम घूम कर रही है, और दूसरी तरफ आपने ब्रेक पे भी पाँव रखा है, तो एक जगह पे फंस गए हैं, अड़ फंस हो गई है, दिमाग भिन्नौट हो गया है, आगे ख्यालात चल ही नहीं रहे, और इसी को OCD कहते हैं। तो किसी प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इससे बचने का श्वार्ट्ज़ ने
4 पॉइंटेड फार्मूला क्या दिया है कि जैसे कार के अमूमी तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कई दफ़ा रिवर्स गियर भी। तो श्वार्ट्ज़ का जो 4 पॉइंटेड फार्मूला, अगर उसमें हम और भी थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लें तो OCD के मुतालिक हम बात करेंगे। और OCD का एडिक्शन से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और उसकी वजह ये है कि एडिक्शन में भी हम एक ख्याल फंस जाता है, उससे हम जुड़ जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं और उसके नताइज बुरे निकल रहे होते हैं, मगर हम वही जो है स्पाइरल कर रहे होते हैं और हमारी तृष्णगी दूर नहीं होती और हम उसी में फंसे रहते हैं। तो इसका एडिक्शन का OCD का कहीं ना कहीं गहरा ताल्लुक है। इसी को आप तलब के नाम से भी जानते हैं, क्रेविंग्स के नाम से भी जानते हैं। जब आपको एक चीज़ की क्रेविंग होती रहती है और वो क्रेविंग आपकी दूर नहीं होती, तो किस तरह से आप 4 Ds की मदद से, जैसे 4 व्हील ड्राइव होती है, उस 4 Ds की मदद से इससे कैसे निकल सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में कि छोटे से नन्हे से बच्चे, जब हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे होते हैं क्योंकि वो अभी अपना ख्याल रख नहीं पाते हैं, मगर साथ में उनको हमने ये भी सिखाना है कि वो कल को किस तरह से अपना ख्याल ख़ुद रखने के काबिल हो जाए, ख़ुद इन्हिसारी पे आ जाएं और हमारे ऊपर टोटली डिपेंडेंट ना रहें और अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है और स्ट्रेस लेना पड़ता है, और जो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते वो डर से, खौफ से ऑपरेट करते हैं, वो घबरा जाते हैं, बेसुकून हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है और उसको दुरुस्त करने के लिए वो ड्रग्स का, केमिकल्स का सहारा लेने लगते हैं। तो इसको भी हम एड्रेस करेंगे कि वो कौन सी 1 दर्जन, अंडों की बात नहीं कर रहा, 1 दर्जन स्किल्स हैं, मुहारतें हैं जो सीख कर कल को वही बच्चे जब बड़े होंगे वो CEO बन सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं। 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स की भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स में। और टीन एज, यानी कि जब बच्चे जो हैं वो 13 की उम्र में आते हैं, 13, 14, 15, 19 तक, तो ये अब फिज़िकली तो बड़े हो रहे होते हैं मगर अभी इनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, क्योंकि दिमाग डेवलप सबसे आखिर में होता है। बाकी जो ज़ाहिरी बदन है वो तो डेवलप हो चुका होता है, नज़र आने लग जाता है कि ये जो है अब इसमें बड़ों वाले ट्रेट्स आ गए हैं। लड़की है तो वो जो है उसकी बॉडी की शेप जो है औरतों वाली हो जाएगी, मर्द है तो उसके दाढ़ी बाल नज़र आने लगेंगे, जुस्सा जो है वो उस तरह का हो जाएगा। मगर जो चीज़ नज़र नहीं आती और भी पूरी डेवलप भी नहीं हुई होती और हम ये समझ रहे होते हैं कि तो पूरी तरह डेवलप हो गए हैं, वो उसके दिमाग का फ्रंटल लोब है जो सबसे आखिर में डेवलप होता है, जिसको 25 से 30 साल लग जाते हैं। और क्योंकि वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता तो कई मर्तबा हमें डिसीजन मेकिंग में, फ़ैसला करने में मुश्किल होती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है और कौन सी हमारे लिए बुरी है। तो ये जो फ़ैसला करना है और इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन, उनके दरमियान में जो है बहुत सी जो इनपुट हमें आ रही होती है बाहर से, उसको सही तौर से जज करना और उस पर, तो इसके लिए 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं तमाम बच्चे सीख सकते हैं। अगर उनके अम्मी अब्बा ने वक्त पे नहीं सीखी वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत गहरा तालमेल है। फैमिली मिलकर एक अच्छा मुआशरा बनाती है और इकाई है पूरे मुआशरे की, फ़र्द से शुरू होकर फैमिली तक आते हैं। फैमिली जो है वो सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी जो है वो पूरा मुआशरा बनाती है। 6 डिसीजंस, ऐसे 6 कौन से डिसीजंस हैं, इन पे भी हम बात करेंगे कि अगर टीन एजर वो सही वक्त पे डिसीजंस ले तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर उन डिसीजंस के अंदर कोई आंकड़ा आ जाए, कोई उसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, अगरचे बाद में उसको हैंडल किया जा सकता है। और 7 आदात ऐसे लोगों की जो बड़े करू लोग थे, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, इसके मुतालिक हम एक दफ़ा इसको रीविज़िट करेंगे, दोबारा बात करेंगे। और हम माइक्रो एडिक्शंस, वो 7 माइक्रो एडिक्शंस कौन सी हैं। एक तो बड़ी एडिक्शंस है, मगर एक हमारी फितरत में, जबिल्लत में, हमारे रोज़मर्रा के सोचों में, ख़यालात में ऐसी एडिक्शंस हैं जो हम आगे
बढ़ने से कासिर रहते हैं और उनमें भी हम स्टक हो जाते हैं और हम अपना फुल पोटेंशियल जो है, फुल ब्लूम जो है, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। इन पे भी हम बात करेंगे और साथ में इसका हल क्या है। एक है डायलैक्टिक बिहेवियरल थेरेपी, एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जो थेरेपीज़ हैं, जो साइकोलॉजी में, नफ्सियात में जो थेरेपीज़ हैं, उनको कैसे बरूए कार लाया जाए, इमोशंस को, सोचों को, बिहेवियर्स को, बिलीफ्स को, और जो बाहर से आने वाली बहुत सी इनपुट है, इसको कैसे सही समोया जाए कि ये ताल मेल से गाड़ी जो है छिक 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 आगे बढ़े और मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और आप ये समझ लें कि लाइफ इज़ अ जर्नी। ज़रूरी नहीं है कि आखिर में पहुँच कर मंजिल तक ही हमें सुकून मिलेगा। जो लाइफ की जर्नी है, जो रोज़मर्रा के उतार चढ़ाव हैं, नशेब व फराज हैं, उनमें भी मज़ा हम ढूंढ सकते हैं। ये हम CBT की मदद से जानेंगे। और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर जज्बात आपके हाथ से निकल गए और आप मलका जज्बात या शहनशाह जज्बात बन गए, तो पर्दा सीमी पर, सिल्वर स्क्रीन पर तो आपकी धाक बैठ सकती है, मगर ज़िंदगी में आपकी खाक उड़ जाएगी। तो अपने इमोशंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम रीप्रोग्रामिंग करें कि अगर हमने कोई गलत चीज़ सीख ली है तो उसको दोबारा से सही हमने कैसे करना है। अगर एक प्रोग्राम गलत चल पड़ा है दिमाग के खुलियों में, दिमाग के न्यूरॉन्स में, हमने जो प्रोग्रामिंग है वो गलत कर दी है, दिमाग के जो भूल भुलैयाँ हैं, जो उसके गायराई हैं और उसके जो उतार चढ़ाव हैं, उनको दुरुस्त करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस रीप्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे, न्यूरो प्लास्टिसिटी पे बात करेंगे कि हम दोबारा से दिमाग को, उसकी साख्त को बदल सकते हैं और दिमाग के साथ साथ अपने जहन को बदल सकते हैं। इस पर भी बात होगी। और कनेक्टिंग विद पीपल एंड कनेक्टिंग विद योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद योर एनवायरनमेंट, इस पर हम बात करते भी रहते हैं और आइंदा भी करेंगे कि किस तरह से हम गुफ्तगू करके, हवाने नातिक हैं हम गुफ्तगू कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, चिंप ब्रेन, और ये जो जब हम लड़ने मारने मरने पर तैयार हो जाते हैं तो उससे चीज़ें सही नहीं होती, बल्कि डेडलॉक हो जाता है और बहुत सी खाक उड़ती है और बहुत सी नुकसानात होते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, घर में कैसे होना चाहिए, बच्चों से कैसे होना चाहिए, ऑफिस प्लेस पे, मार्केट प्लेस में, सोसाइटी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और क्योंकि ये हम विलिंग वेज के फोरम से बात कर रहे हैं, जो कि रीहैब सेंटर है, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन होती है, चीज़ों को दोबारा से सही किया जाता है। और ख़ास तौर पे अगर नशे की बीमारी हमें आड़े हाथों ले ले, शराब का जो है सामना हो, या चर्स का सामना हो, या भंग का सामना हो, या आइस का हो, कोकेन की प्रॉब्लम हो, या फिर इस तरह के जितने भी नशे, या पॉली ड्रगिंग यानी कि मिक्स हो, तो ऐसे में हम ये तवक्को करते हैं कि हम एक मशीन में से अपने बच्चे को डालेंगे, दूसरी तरफ से नमा नकोर बच्चा निकल आएगा। ऐसा नहीं होता। जब कोई ड्रग्स में और ऐसी प्रॉब्लम्स में, तो उसके बहुत से पीछे मुहर्रिकात होते हैं, दिमाग की बीमारियां होती हैं, जहन की बीमारियां होती हैं, मूड के मसले होते हैं, जो है इसके अलावा जो है थॉट के मसले हो सकते हैं, पर्सनालिटी के मसले हो सकते हैं। तो कई दफ़ा इस ट्रीटमेंट के दौरान कोशिश करते हुए भी रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये रिमिटिंग और रिलैप्सिंग डिजीज़ है। यानी एडिक्शन की बीमारी कभी सर चढ़ के बोलती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी गायब हो जाती है। तो इसके मुतालिक रिलैप्स प्रिवेंशन के मुतालिक भी बात करेंगे। और रिलैप्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरा ट्रीटमेंट जो है वो ख़राब हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने खाना खाया, खाना जो खाया वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए। जब भी किसी एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रोग्राम में से गुज़रते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में, उसको हज़म होने में हमारा जो है मैदा वो बाकायदा फूड को ऐसे ऐसे घुमाता है। अगर आपके पास डो मशीन हो, जिस तरह से आटा गूंथते हैं, तो वो मशीन भी ऐसे ऐसे आटे को करती है। इसी तरह हमारा जो मैदा है वो भी जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको घुमाता है। ट्रीटमेंट प्रोग्राम रिहैब से इंडोर हो, आउटडोर ट्रीटमेंट प्रोग्राम हो, जब हम उससे गुजरते हैं तो पुराने जो सांचे होते हैं, जो पुराने हमारी एक स्ट्रक्चर ढांचे होते हैं, जो हमारे न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, उनको बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रीबर्थ में थोड़ा टाइम लगता है। डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, ख़ास तौर पे एडिक्शन में और दिमागी बीमारियों में, इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि हमें गिल्ट
और शेम का फ़र्क मालूम हो, और शेम से जब हम ऑपरेट करते हैं, जब अपनी नफ़ी कर देते हैं, जब हम ख़ुद को बहुत कोई गलत शख्स समझते हैं, अपने आप को बहुत ही हम शेमफुल फील करते हैं, तो उससे क्या क्या बीमारियां, सेल्फ़ इस्टीम, क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत अपनी जो अपने आप को पसंद करने की हमारी सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो शेम हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उनको समझना कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं, उनको मुआफ़ कर देना, उनके साथ एम्पथाइज़ करना, और हमेशा कायनात को और ख़ुद को शुक्रगुज़ारी की हालत में रखना। इससे हम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ताकतवर होते हैं, और दूसरों की जब हम मदद करते हैं, उनका हाथ थामते हैं, उनके जज्बात को समझते हैं, उससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। और हम किसी दिन 12 स्टेप प्रोग्राम जो अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक एनोनिमस के 12 कदम हैं, उन पर भी बात करेंगे कि ये कदम जो हैं ये जीने के कदम हैं, ये लैडर के कदम हैं। इन पर आप वन आफ्टर अनदर पाँव रखते हुए आखिर उस जगह पर, उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाते हैं। आपकी रूह की जो है एक आपके दरवाज़े खुल जाते हैं, समझ आ जाती है, रूहानी बेदारी हो जाती है, और इसमें भी कभी ऊपर और कभी आप नीचे चले जाते हैं। और ये एक जो है वो ऐसा काम है जो कि करते रहने वाला काम है। ये आपको मैंने खाका दिया है, आइंदा के जो प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं इस साल 2021 में, उसमें हम इन चीज़ों को टच अपॉन करेंगे। मैं आज जिस मौजू पर बात करूँगा वो 2 हैं, और उनमें से जो पहला मौजू है वो ये है कि हम बहुत से ख्वाब देखते हैं, बहुत से गोल्स हमारे होते हैं, मगर वो हमसे रूठ क्यों जाते हैं। हमारे ख्वाब जो हैं वो हमारी आँखें जब हम मूंदते हैं और जब हम आँखें खोलते हैं तो कई दफ़ा वो ख्वाब बिखर क्यों जाते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे, मगर फ़िलहाल मैं उस्ताद वसीम मज़हर अली ख़ान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें कोई ऐसा गाना सुनाएं कि जैसा पहले मिस नादिया ने हमें सुनाया, तो हम अगरचे उसमें काफ़ी बद्दुआएँ थी महबूब के लिए, क्योंकि उसका दिल जो है टू हो गया था, मगर आपको ऐसा सुनाएं कि हम बिल्कुल समझ सकें कि लोअर मोड में जाके क्या फ़ील होता है। किसकी गज़ल है, किसका कलाम है, आवाज़ तो आपकी है, ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालकर हमें बताएं। उस्ताद नज़र हुसैन जी ने कंपोज किया है और मैडम नूरजहां जी ने गाया है, और पाकिस्तान का बेस्ट जो ऑडियो सिस्टम तरन्नुम प्रोग्राम की है गज़ल। तो ये किसकी गज़ल किसने लिखी? आपको लगता है कि ये गालिब ने लिखी होगी? मुमकिन है? मुमकिन अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। ये शायर लोग जो हैं कभी तो हवा के घोड़े पे सवार होते हैं और ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे होते हैं, बादलों को छू रहे होते हैं, और कभी इतने डिप्रेस होते हैं, कभी इतने डाउन होते हैं कि बिल्कुल जो है इनका पलंग से उठने को भी दिल नहीं करता, कंबल ब्लेड के सर पे लेकर ये जो है ना अपने बिस्तरे में घुसे रहते हैं। ये भी शायरी भी कुछ ऐसी है कि बार ही जी भर के सदा क्यों नहीं देते, गर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। इरशाद कीजिए, आपकी इजाज़त अनायत कीजिए, पेश करूँगा। एक बार ही जी भर के सदा क्यों नहीं देते, गर हर गलत हूँ
तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते, कर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के। ऐसे ही अगर मौन सो गमखार हो मेरे, ऐसे ही अगर मौन सो गमखार हो मेरे, यारो मुझे मरने की दवा क्यों नहीं देते, गर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के। अब शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा है, अब शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा है, तुम रेशमी जुल्फों की हवा क्यों नहीं देते, गर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के। तो फिर साथ न रखने का सबब क्या, साया हूँ तो फिर साथ न रखने का सबब क्या, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के सजा क्यों
नहीं देते। गर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। एक बार जी भर के। थैंक यू। Are you there? Are you there? Mean, are you there? दुखी हो गया हूँ मैं। Are you there? मुझे ऐसा गुमान हुआ कि रास्ते के जो पत्थर होते हैं वो भी ठोकरें खा खा के आखिर गोल हो जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, गो के ज़िंदगी में बड़े मुख्तलिफ़ मकामात आते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारे एम्बिशंस, हमारे कोई ऐसी कुछ कर गुज़रने का, कुछ बड़ा काम करने की हमें ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हमें ख्वाहिश होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि जब हमसे वो चीज़ें टाइम लाइन तक नहीं होती, यानी एक वक्त मुकर्रर जो हमने पहले से तय किया है उसमें हमारी ख्वाहिशात परवान नहीं चढ़ती, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम दुम दबा के भाग जाएं और मैदान छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी स्किल्स को बेहतर करें, कुछ सांस लें, कुछ अपना सांस दुरुस्त करें, थोड़ा रिफ़्रेश करें, रीबूट करें और दोबारा से कोशिश करें। तो हमारे एम्बिशंस के मुतालिक मुझे शेक्सपियर का एक कॉल याद आ गया कि आई हैव, बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, थोड़ा मुश्किल टाइप का है। आई हैव नो स्पर टू prick the sides of my intent, but vaulting ambitions which overleap one and fall over another। मतलब इसका ये है कि घोड़े को जैसे एड़ लगाते हैं तो यहाँ पे पाँव में वो एक उन्होंने जो आपने शू पहना होता है उसके पीछे स्पर होता है, सिल्वर स्पर, वो जब उसकी वक्खी में थोड़ा सा घोड़े को लगाते हैं तो उसको दर्द होती है, तो दागड़ 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 जो है ना भागने लग जाता है। तो इसी तरह जो आपके एम्बिशंस होते हैं, जो आपने अचीव करना होता है, ये भी आपको जो एक हालत में आप ऐसे करके पड़े होते हैं कोरोना से डर के, तो ये आपको कहता है उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। क्या है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, आता है सुल्तानी जमहूर का ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खौशे गंदुम को जला दो। ये बड़ी ख़तरनाक शायरी है, ऐसी करनी नहीं चाहिए, ऐसी शिद्दत पसंदी है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप बिल्कुल ही मरे मुखे केसू सुंडे पन के बैठे हों, तो वहाँ से निकल कर कुछ करने के लिए आपको एम्बिशंस चाहिए, वॉल्टिंग एम्बिशंस चाहिए। जैसे पोल वॉल्ट नहीं करते, वो एक बड़ा सा डंडा लेके भागा 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 आता है, वो डंडा यूं लगाता है, वो डंडे से ऊपर से वो जंप करके जेल की दीवार से गुजर जाता है। तो आपको इस तरह के एम्बिशंस चाहिए होते हैं जो कि आपको कुछ कर गुजरने पर मजबूर करें। और कई दफ़ा इसमें कोई एपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी बैकग्राउंड जो है वो तालीम में, माँ बाप की तरफ से, ज़राए की तरफ से, आप ऐसे लिसानी ग्रुप से हों, आप ऐसे आपको मौक़े ना मिले हों, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो लोग कहने लो बातें करें बड़ी बड़ी और जो है ना जूतियाँ खाएं घड़ी घड़ी। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, यू कैन डू इट। और बहुत बड़े बड़े लोगों को ये गुमान होता है कि वो जो अपने आप को शो कर रहे हैं वो असल में बहरूपिये हैं। जो ज़माना उनको जिस आँख से, जिस नज़र से देख रहा है, असल में उनके अंदर कोई खलिश, कोई कमी मौजूद रह जाती है और कोई एक खला रह जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाय पता ना लग जाए कि मैं जो सबको शो कर रहा हूँ मैं वो हूँ नहीं। इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसका शिकार बहुत से लोग रहते हैं, मगर कोई घबराने की बात नहीं। आपने अपनी चिन हाई करके, अपने ज़माने की आंखों में आंखें डालकर
आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप शुरू में कॉन्फिडेंस को फेक भी करते हैं, यानी कि जाली तौर पे आप अपने आप को तारीफ भी कर लेते हैं कॉन्फिडेंस को, खुद एतमादी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग आपके अंदर सरायत करने लग जाती है। तो गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई तैयारा उड़ान भरता है, अगर उसको अपनी मंजिल मकसूद ही नहीं पता, तो गोल्स भी ऐसे रडर की तरह होते हैं, ऐसी नेविगेशनल पुल की तरह होते हैं जो आपको नॉर्थ स्टार कुतुब शुमाली का बताते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो वरना जिनके कोई गोल्स नहीं होते वो ज़िंदगी जो है गोल मोल गुजार देते हैं। तो इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ कई दफ़ा बनानी पड़ती हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका, एक करतब काम नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं। जो है ज़माने में, और वो क्या कहते हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, और अभी जो है आपकी मंजिलें और भी हैं। सो यू कैन चेंज योर स्ट्रैटेजीज़। अगर पहले राइट ब्रदर से तैयारा उड़ा नहीं था, जहाज़ उड़ा नहीं था, तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बदलती गए और फिर तैयारे बन गए। पहले जिस ज़माने में टेलीफोन्स हुआ करते थे, आजकल मोबाइल जब उन टेलीफोन से मिलते हैं और देखते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे बड़ों की लंबी सी दुम हुआ करती थी, अब हमारी कोई दुम नहीं है, यानी ये वायरलेस है। तो चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, हमें स्ट्रेटजीज़ बदलते रहना चाहिए। और जब कोई फेलियर हमें मिलता है, जब हमें कोई नाकामी मिलती है, तो उससे हमें सर मंडाते ओले पड़े तो ओलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि गाना गाना चाहिए, ओले 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 ओले। तो आप उससे हैंडल, यू मस्ट लर्न टू हैंडल योर फेलियर्स। द फेलियर्स आर फ्रॉम विद इन एंड द फेलियर्स आर फ्रॉम आउटसाइड। देयर आर फोर्सेस दैट आर इनसाइड एंड देयर आर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड। देयर आर डीमंस दैट आर इनसाइड एंड देयर आर डीमंस दैट आर आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा आपके अंदर से ऐसी बीमारी हो सकती है, जिस्मानी बीमारी हो सकती है, आपको आ घेरती है, कभी जहनी बीमारियां आ घेरती हैं, इनर डीमंस। वो क्लोजेट्स में जैसे बच्चे जो हैं वो डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, और वो दराज खोलने से डरते हैं कि इसके अंदर से कोई भऊ बिल्ला निकल आएगा। फियर्स जो होते हैं हमारे, अनकॉल्ड फॉर फियर्स, ऐसे डर जिनका वजूद ही नहीं, वो हमें देख के डर होते हैं। हम उनको जब मुड़ के एक दफ़ा आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हुश, तो वो भाग जाते हैं। तो इस ज़िंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। तो यू हैव टू फेस योर फेलियर्स। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस ना करें, दौड़ के ये इसलिए कि तकलीफ़ होगी, प्रॉब्लम होगी, नहीं। जब आप एक दफ़ा कदम रख लेंगे, सर्दी जो है और बेइज्जती जो है ये महसूस करने से आपको महसूस होती है। या आप जितनी ज़्यादा महसूस करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर जब आप विम हॉफ की तरह, WIMHOF, डच जेंटलमैन विम हॉफ, जब उसने प्यार करना सर्दी से शुरू कर दिया, तो फिर लेक, वो ऐसी जो लेक थी उसमें उसने छलांग लगाई जिसमें बर्फ़ थी, और उसमें वो तैर के निकल गया। कोई गल नहीं, आप अपने कोर टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं। सो भागना जो है उससे छोड़ दें, फेलियर से डरना छोड़ दें। और जब भी कोई रास्ते में ऑब्स्टिकल आता है, हर्डल आता है, कोई भी काम करने में आपको कोई पाबंदी, तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ है जिसको अबूर करना, कोई पहाड़ सी आपको चीज़ लगती है, तो चींटी क्या करती, नन्ही सी चींटी जब कोई चीज़ लेकर अपने जो है कॉलोनी की तरफ जा रही होती है और रास्ते में कोई मुश्किल आ जाती है, तो वो ये नहीं करती कि पीछे चली जाए या अपने मुंह का दाना छोड़ दे, नहीं, वो उसके गिर्द घूम कर जगह तलाश कर लेती है। अगर वो आगे नहीं बढ़ पाती तो उसके There are problems, you can find the way and solution around them। और जब आपको सल्यूटोजेनिक अप्रोच आ जाती है कि मुश्किल आई और मुश्किल से आप घबराए नहीं, भागे नहीं, दौड़े नहीं, पीठ नहीं दिखाई आपने, तो फिर आपको मसाइल को हल करने का तरीका आ जाता है। एंड दैट इज़ अ श्योर वे साइन ऑफ बिकमिंग अ CEO, बिकमिंग अ लीडर। और आपकी ज़िंदगी में, और जितने भी बड़े लोग हैं उनकी ज़िंदगी में अगर हम पलट के देखें तो टेल टेल साइंस हैं, यानी कि उनकी जो कहानी है, टेल, उनकी जो कहानी है, ये टेल दुम वाली नहीं,
TALE टेल जो है, उनकी जो कहानी है उसमें आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें प्रॉब्लम्स आई, मगर उन्होंने घबराए नहीं। और फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए हमारे अंदर कि अगर हमें कोई एक मसले का हल नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि हम GT रोड से जाएं, हम मोटरवे से जा सकते हैं, हम जहाज़ से जा सकते हैं, हम अपनी कार पे जा सकते हैं, किसी गाड़ी के पीछे लटक के जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और कई दफ़ा अपने मकासद को हल करने के लिए हमें रिस्क भी लेने पड़ते हैं, बिकॉज ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी है, अनकंट्रोलेबिलिटी है और अनप्रडिक्टेबिलिटी है और वल्नरेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को पहले से बता नहीं सकते एग्जैक्टली। जब हम एक होराइज़न को देखते हैं, एक उफ़क़ को देखते हैं, तो हमें नज़र आता है वहाँ तक जहाँ तक हद निगाह होती है, मगर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें और भी बहुत से आफाक नज़र आते हैं। सो इसलिए कीप ट्राइंग, नेवर लूज़ होप। ख़ास तौर पे जो टीन एजर्स हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि अभी उनका दिमाग जो है, फ्रंटल लोब जो है, डिसाइसिव पावर इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती, इसके लिए 25 से 30 साल की उम्र चाहिए। मगर टीनेजर्स को बहुत सारी जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जो उनके जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी फ्रंटियर्स का उनको सामना होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिम्मत हार जाएं। उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको पैट ऑन द बैक की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे अगर उनके वालिदैन या जो उनकी गाइडिंग फिगर्स हैं या जो उनकी ज़िंदगी में ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, अगर उनके साथ उनका कनेक्शन है, तालमेल है, तो वो उनको गाइडिंग फोर्स की तरह गाइड कर सकती हैं। इनको आप एडोलेसेंट्स भी कह सकते हैं, यानी अभी ये सने बलूगत में इन्होंने कदम रखा है मगर बालिग अफराद हुए नहीं। इनको आप इमर्जिंग एडल्ट्स भी कह सकते हैं कि अभी ये एडल्ट हुड की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। सो इनको बहुत सी मदद की ज़रूरत होती है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आजकल स्ट्रेस इतना होता है माँ बाप की तरफ से, ज़माने की तरफ से, और उनको बहुत सी कई चीज़ें, आसानियाँ फराहम की जा चुकी होती हैं, और उन आसानियों की वजह से उनके माँ बाप जो हैं उनको बचा रहे होते हैं, उनको बहुत सी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से, नताइज से, गलतियों से बचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। उनको ज़रा फेस करने दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने दें, उनको नताइज भुगतने दें और उनकी मदद करें, गुफ्तगू से, बातचीत से उनकी मदद करें। उनको परों के नीचे आप छुपाए रखें, मगर उसके बाद उनको उड़ने के लिए थोड़ा नज करें कि ईगल जो होता है, जो उकाब होता है, उसको एक वक्त पे आखिरकार अपने घोंसले से निकलना होता है, और जब वो गिर रहा होता है तो उस मौके पे वो उसको एहसास होता है कि मेरे पास तो विंग्स हैं, मेरे पास तो पर हैं, मैं पर फैला सकता हूँ। गिरते गिरते एकदम पर फैलाता है डर के मारे, और उसको पता चलता है कि इन परों में ताकत है, और वो उड़ना सीख लेता है। अपने टीनेजर्स को भी उड़ने का मौका दें, उनको ज़रा सा बाहर निकलने दें। पहले ज़माने में लोग जो है वो घर से बाहर निकला करते थे, अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों से मिला करते थे, स्कूल में मिला करते थे। हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, अपने आप में सिमटते हम जा रहे हैं। जब तक हम ज़िंदगी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम वो तमाम चीज़ें कैसे सीखेंगे, क्योंकि तजुर्बात से, एक्सपीरियंसेस से हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी शेप अप करती होती है। और हर किसी में, हर इंसान में कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं, और उन फ्लॉज को हम अगर छुपाएं, यानी कि जिस तरह से दांतों के अंदर, दांत बड़े काम की चीज़ है, मगर जब हम गोश्त खाते हैं तो उनके अंदर कोई गोश्त फंस जाता है तो हमें फ्लॉस करना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है, टूथब्रश करना पड़ता है, रेखों में से निकालना पड़ता है। इसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ, कमी, कुछ जेनेटिकली, कुछ एक्सपीरियंस से होती हैं, उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं। जापानी जब उनको कोई बहुत ही कीमती वैज़, कोई गुलदान, कोई अच्छा डेकोरेशन पीस लेके आते हैं और वो गिरता है और टूट जाता है, तो उसकी किरचियों को फेंकते नहीं बल्कि उनको समेट लेते हैं, और समेट के उसके अंदर गोल्ड की प्लेटिंग करके उनको दोबारा जोड़ते हैं, और उसकी कीमत और बढ़ जाती है कि उनको याद दिलाती है कि फ़लाँ वक्त पे ये गिरा था, ये टूटा था, और इसके अंदर हमने सोना भर के, सोने की चुनाई करके इसको दोबारा जोड़ा था। और फिर उसको एक ख़ास अहम जगह पे अपने घर की पे रखते हैं, और उसको बहुत निगाह से, मोहब्बत की और बहुत प्यार की निगाह से और बहुत उससे लगाव की निगाह से देखते हैं। तो हम सब में कुछ ना कुछ कोताहियाँ, गलतियाँ होती हैं। अगर हम आज ये सीख चुके हैं कि कोई चीज़ देखते हैं, उसको देख के हम कहते हैं ऑसम,
तो हमें ये भी कहना चाहिए फ्लॉसम, यानी कि अगर जो हमें फ्लॉज हैं, FLAWS फ्लॉज, जो गलतियां हैं, कमियां हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं, कोई जिस्मानी है, कोई अगर आँख से देख नहीं पाता तो इसका यह मतलब तो नहीं कि वो बिल्कुल फारिग हो गया, या अगर कोई अपाहज है या कोई उसमें है तो उसमें बहुत से और गुण भी हैं, उनकी तरफ निगाह रखें। और जब हम अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपने आप को जो है नीचे डाउन ना होने दीजिए, अपने आप को अप कीजिए। और दूसरों के लिए भी क्रिटिसिज्म जो है, तनकीद जो है, वो असल चीज़ नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये है कि उनको वो जैसे मौजूद हैं विद ऑल देयर गुड एंड बैड, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज़ देयर यूनिकनेस। तो हमें मुआशरतन और इनफरादी तौर पे ये कबूल करने की ज़रूरत है और ये एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझ में ये कमी है, मगर उसके बावजूद मैं मुकम्मल इंसान हूँ, मैं एक ख़ास आदमी हूँ। और जहाँ पे हम जहानत की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस के साथ हमें इमोशनल सोबराइटी की भी ज़रूरत है, यानी जहानत के साथ मतानत, सोबर होने की भी ज़रूरत है। और अगर जो भी जज्बात हैं, जो भी हम डाउन फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, बहुत गुस्सा फील कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो अपने इमोशंस को यकजा करके जज्बात को समझना और उनको मतानत से संभालना, अगर हमें अपने जज्बात को संभालना आ जाएगा तो इससे हमारे दूसरों से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, हमारे कायनात से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, हम इसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है दुनिया का वो समझने लग जाएंगे, जो हमारे साथ होता है उसको हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, उसको हम मानने लग जाएंगे। और जब हम मान लेंगे, फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो आसानियाँ हो जाएंगी, बैगेज कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकेंगे और अपनी जो भी अज़ाइम है उनको हासिल कर सकेंगे। सो फ्लॉज़ को गले लगाना सीखिए, कबूल करना सीखिए और बतदरीज एवरी सिंगल डे स्मॉल बिट्स में थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें वो हासिल हो जाएगा जिसकी हम तगोदौ कर रहे हैं। दूसरों को भी इसमें पैट ऑन द बैक दीजिए, उनको भी थपकी दीजिए और ख़ुद को भी थपकी दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वॉक योर टॉक, जो कहें करके दिखाएं, इसी प्रोग्राम की सीरीज़ में मुलाकात होती रहेगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस नादिया का और वसीम मज़हर अली साहब का मुझे ज्वाइन करने के लिए, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ्रॉम विलिंग वेस्ट फोरम, डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।